नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SPCS ऑफिशियल में। तो दोस्तों, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ का ये आखिरी ए, म, वीडियो है। आज इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। अब तक के 4 वीडियो में हमने हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी हैं। और 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो ये वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ में ये आखिरी सामान्य विज्ञान का पेपर बचा हुआ है, 20 क्वेश्चन। और ये आपको बता दें कि CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 2020 का पेपर देने के लिए, वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इससे मिलता जुलता या इससे सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और जो विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय CHS विद्या ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक विद्यालय वगैरह की, तो वो हमारे साथ SPCS ऑफिशियल द्वारा जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व खनिज तत्व या खनिज रक्त का रंग लाल बनाता है? तो रक्त का रंग जो लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या मिला होता है? हीमोग्लोबिन में मिला होता है लोहा, जिसे कहते हैं Fe, जिसे कहते हैं आयरन। कि आयरन की कमी हो गई, उनको आयरन का कमी हो गया, नहीं कहते हैं आयरन की गोली लीजिए, कैल्शियम की गोली लीजिए। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, लोहे से ही क्या बनता है? लाल रंग आता है, जिसे कहते हैं Fe या आयरन। तो कौन सा खनिज तत्व है जो रक्त में पाया जाता है जिससे लाल रंग बनता है? लौह। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लौह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ठंड के सुबह हम घास पर पानी की बूंदें देखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। तो यह किसके कारण होता है? देखिए, होता क्या है कि दिन भर तो क्या होती है? गर्मी होती है। ठंड के समय में दिन भर धूप निकला होता है, मौसम थोड़ा होता है गर्म। तो मौसम जब गर्म होता है तो शाम के समय ठंडी हवा के संपर्क में आने से मौसम गर्म होता है तो वाष्प बनता है। और वाष्प बन के वो जब उड़ता है आसमान में, तो जब शाम होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी के संपर्क में आने से, रात में बहुत अधिक ठंड होती है ठंड के मौसम में, तो संपर्क में आने से संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। संघनित हो जाता है। जब संघनित हो जाता है तो वह पानी की बूंदों के रूप में पत्तों पर बिखर जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? ओस कहते हैं, या पानी की बूंदें भी कहते हैं। तो यह किसके कारण होता है? वाष्प के संघनित हो जाने के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब वाष्प ठंडी की वजह से, रात में ज़्यादा ठंड होती है, दिन में वाष्प बनता है, रात में ठंडी की ज़्यादा होती है तो संघनित हो जाता है, जिससे पानी की बूंदें बन जाती हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। तो यह क्रिया की क्या होती है? संघनन की क्रिया होती है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पायरिया किसकी बीमारी है? तो देखिए, पायरिया जो होता है वो आपके होता है मसूड़ों में। पायरिया किस में होता है? मसूड़ों में। पायरिया की बीमारी में क्या होता है कि पहला, मुंह से बहुत बदबू आती है। मुंह से बदबू आती है। पायरिया की बीमारी में मुंह से बदबू आती है। दूसरा होता है मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से मसूड़ों से खून आता है। क्या आता है? मसूड़ों से खून। ठीक है। पायरिया में मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, और यह किसकी कमी से होता है? यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी हो जाने से पायरिया रोग हो जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से आता है, तो विटामिन सी की कमी से। पायरिया रोग का लक्षण क्या है? मुंह से बदबू, मसूड़ों से खून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, नाइट्रोजन जो है वो है 78%, ऑक्सीजन जो है वो है 21%, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.003%। ठीक। कार्बन डाई बहुत कम मात्रा में है, लेकिन
इस समय इसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो आपका है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अगर पूछा जाए कि बुध जो है वो कौन से नंबर पर आता है, मतलब सूर्य का एक परिवार है, ये सूर्य है, इसका ये ऐसे सब परिवार है, एक दूसरे के साथ सब रहते हैं। तो सूर्य कौन से स्थान पर आता है, तो सॉरी बुध कौन से स्थान पर आता है, तो बुध पहले स्थान पर आता है। बुध कौन से स्थान पर आता है, बुध पहले स्थान पर आता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। कौन सा है, बुध। तो इतना बुध के बारे में काफ़ी है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। सूर्य परिवार में सबसे छोटा ग्रह भी क्या है, बुध है। ठीक है, लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल पावर स्टेशन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्मल पावर स्टेशन उसे कहते हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। थर्मल पावर स्टेशन किसे कहते हैं, जहाँ बिजली बनाई जाती है। तो देखिए थर्मल पावर स्टेशन में क्या प्रयुक्त होता है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि कोयला लेते हैं हम। क्या लेते हैं, कोयला बहुत बड़ी मात्रा में, उसको जला देते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा से क्या करते हैं, उस ऊष्मा से करते हैं हम जल को गर्म। उस ऊष्मा से क्या कहते हैं, जल को गर्म करते हैं। जब जल गर्म हो जाता है तो उससे भाप निकलती है, और जब ये भाप बहुत अधिक मात्रा से निकलने लगती है तो उस भाप को टरबाइन पर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है, टरबाइन। भाप जब प्रेशर बनाती है तो उसे बहुत अधिक मात्रा में निकल के जब प्रेशर बनाती है तो उसे टरबाइन पर डाला जाता है। और टरबाइन जब घूमने लगता है, क्या करने लगता है, खूब अधिक तेज़ी से घूमने लगता है, तो उससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, कोयला को जलाया जाता है, उससे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा जल को गर्म करती है, जल से भाप निकलता है, भाप को टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन घूमने लगता है और फिर बिजली पैदा होती है। हमारे भारत में लगभग 50% बिजली अभी भी इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाई जा रही है। आधी बिजली, जितना हम बिजली का उपयोग करते हैं उस उतने बिजली का आधा भाग लगभग इसी विधि के द्वारा, थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब होता है जहाँ वह उबलने लगे, जहाँ वह उबलने लगे, उबलने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए, उबलने लगे। तो जहाँ वो उबलने लगे उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो शुद्ध जल कितने डिग्री पर उबलने लगता है, तो शुद्ध जल 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए तो पहले हम जान लेंगे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक की 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम में क्या आता है, जहाँ पर आलम्ब, जहाँ पर आलम्ब, जहाँ पर जोड़, जोड़ जो कहते हैं बीच में आता है वो प्रथम का होता है। जहाँ पर जोड़ बीच में आता है, आलम्ब जिसे कहते हैं, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जहाँ पर आलम्ब आगे आता है उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, और जहाँ पर आलम्ब पीछे आता है उसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। तो चलिए मैं अभी इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए बीच में आता है का मतलब, ये देखिए ये आपका हो गया कैंची। कैंची में क्या, आलम बीच में आता है, यहीं से हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो कैंची का आलम कहाँ आ गया, बीच में। तो ये कौन सा उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी का। सरौता को अगर ले लें, जिससे हम क्या काटते हैं, सुपारी वगैरह काटते हैं, ठीक, या आम वगैरह के काटने वाली जो मशीन होती है उसको ले लें, ठीक। यहाँ पे एक हैंडल होता है और यहीं पर रख कर हम सामान को काटते हैं। तो देखिए ये आगे आ गया, आलम्ब कहाँ आ गया, आगे।
अगर आलम्ब आगे आ जाएगा तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। आलम्ब पीछे आ गया मतलब अगर हम बना दें इसे चिमटा, क्या बना दें, चिमटा, कुछ पकड़ने के लिए चिमटा बना दें, तो देखिए पीछे इसका आलम्ब हो गया, यहीं से हम कहीं इसको मूव कर सकते हैं और सामान को कहाँ पकड़ेंगे, आगे। तो जब सबसे पीछे आलम्ब हो जाएगा तो वो तृतीय श्रेणी का होगा, सबसे आगे होगा तो द्वितीय श्रेणी का, और बीच में होगा तो वो प्रथम श्रेणी का। तो बीच में कौन, कैंची है, तो कैंची कहाँ होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है। तो ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा है, विद्युत भी ऊर्जा है, ध्वनि भी ऊर्जा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का रूप नहीं है। ये पृथ्वी की अपनी शक्ति है, पावर है, जिससे वो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ये उसकी एनर्जी नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है, तो गुरुत्व बल ऊर्जा का रूप नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए प्राकृतिक रेशा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। दूसरा कौन सा होता है, संश्लेषित। तो जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, जैसे जो रेशम से बना होता है, कपास से बना होता है, जूट से बना होता है, वो आपका प्राकृतिक रेशा होता है। जो रेशम, कपास, जूट वगैरह से बने होते हैं, मतलब कीड़ों से बनते हैं, ये प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशा। लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य जिसको बनाता है, उसको क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा। ठीक है। तो कपास, रेशम और जूट, ये रेशम के कीड़े आते हैं, जूट के का पौधा लगता है और कपास का भी पौधा लगता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही हैं, इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन एक्रिलिक क्या है, एक्रिलिक आपका एक संश्लेषित रेखा है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, मानवों द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। यह ऊन के जैसा होता है, किसके जैसा होता है, ऊन के जैसा। इसका यूज करते हैं सॉक्स बनाने में, मोजा बनाने में, स्वेटर बनाने में। ठीक, मोजा बनाने में, स्वेटर बनाने में इसका ऊन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये ऊन के जैसा होता है। तो एक्रिलिक आपका क्या है, एक संश्लेषित रेखा है, रेशा है। अगर इसमें आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, तो एक्रिलिक आपका संश्लेषित है, बाकी सभी प्राकृतिक हैं, तो एक्रिलिक आपका अलग होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, खून की कमी को रोकने के लिए भोजन में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। भैया खून जो बनता है वो हीमोग्लोबिन, खून का रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन जब अधिक मात्रा में होगा तो खून भी अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक, और खून की कमी न हो इसके लिए हमें भरपूर मात्रा में क्या लेना चाहिए, सारे विटामिन लेने चाहिए, सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सारे विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होने चाहिए। लेकिन खून की जो कमी है उसको रोकने के लिए आयरन आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी में ही खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो सेम जो है वो आपका कीटभक्षी है नहीं, ये तो हम लोग खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। नागफनी, नागफनी भी आपका कीटभक्षी नहीं है, ये आपका राजस्थान वगैरह की तरफ उगता है। गुलाब, गुलाब भी आपका कीटभक्षी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के एरिया में, मतलब एरिया इधर उत्तरी या फिर कहते हैं मैदानी एरियो में होता है। जो घटपर्णी है आपका बचा हुआ, घटपर्णी, ये आपका कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी कहाँ पर पाया जाता है, तो असम में और श्रीलंका में, असम और श्रीलंका के क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ दलदल वाली भूमि होती है। कहाँ पर ये पाया जाता है, दलदल वाली भूमि में। कहाँ पर पाया जाता है, दलदल वाली भूमि में, दलदल वाली भूमि में घटपर्णी पाया जाता है। और दलदल वाली जहाँ भूमि होती है वहाँ पे अक्सर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये घटपर्णी कीटों को क्यों खाता है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उसी को पूर्ण करने के लिए यह कीटों का सेवन करता है। कीटों से क्या करता है, ये नाइट्रोजन को निकाल लेता है। तो घटपर्णी कहाँ पाया जाता है, असम और श्रीलंका के क्षेत्रों में, दलदल वाली भूमि में, असम और श्रीलंका के क्षेत्रों या तो दलदल वाली भूमि में। और ये कीटों का भक्षण क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाइड्रोफाइटस क्या है,
हाइड्रोफाइटस क्या है? जो जल में लगे हुए जल में लगे हुए जितने भी पौधे होते हैं, छोटे बड़े, आंशिक रूप से डूबे हुए, सब आपके किस में आते हैं? हाइड्रोफाइटस में। जैसे जल में आप देखते हैं कमल लगा होता है, तो कमल भी आपका क्या है? एक तरीके का हाइड्रोफाइटस है। और वो हरे हरे कलर का जल के ऊपर रहता है, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो भी आपका क्या होता है? हाइड्रोफाइटस। तो हाइड्रोफाइटस क्या होता है? जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइटस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो होता है आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ, आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ और पूर्ण रूप से। दूसरा क्या होगा? पूर्ण रूप से। जो शैवाल होते हैं वो पूर्ण रूप से डूबे होते हैं, जिसको गांव में शैवार शैवार बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से डूबे होते हैं। और आंशिक रूप से डूबा हुआ जैसे कमल वगैरह, हाइड्रोफाइटस में सभी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी सतह अधिक घर्षण बल लगाती है? तो जाहिर सी बात है, घर्षण बल आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच लगने वाला बल, दो सतहों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? घर्षण घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल। देखिए जैसे हम सड़क है, ये इस सड़क पे हम साइकिल दौड़ा रहे हैं, ठीक, इस सड़क पे हम साइकिल मूव कर रहे हैं। अगर ये सड़क प्लेन है तो साइकिल तेज चलेगा, मतलब इसमें प्लेन सड़क पे, चिकनी सड़क पे क्या लगता है? कम घर्षण बल लगता है। चिकनी सड़क पे कम घर्षण बल लगता है। और अगर यही हमारा जो सड़क है वो प्लेन ना होके खुरदुरा हो, प्लेन ना होके क्या हो? खुरदुरा हो, तो जब इस पे हम साइकिल को मूव करेंगे तो अधिक घर्षण बल लगेगा। आप देखते हैं पथरीले रास्तों पे चलने पर अधिक बल लगाना पड़ता है और चिकने रास्तों पर बल नहीं लगाना पड़ता है। तो घर्षण बल सबसे अधिक कहाँ लगता है? खुरदुरी सतह पे। और घर्षण बल सबसे कम कहाँ लगता है? तो चिकनी सतह पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स वेबेज ने। ये आपको रटने वाला है, इसको आप समझ नहीं सकते, बस इसको रट लीजिए कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक विद्युत सेल में टर्मिनल की संख्या क्या होती है? ये आप समझ सकते हैं, एक बार अगर आप समझ गए तो आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए विद्युत सेल होता क्या है, जैसे आप कोई भी एक सेल ले लीजिए, वो सारे विद्युत ही सेल होते हैं, जो विद्युत पैदा करते हैं वो विद्युत सेल हो गया। अब ये पीछे, अब देखिए ऐसे बना होता है एक सेल। तो ये जो आपका होता है, ये एक तरफ का प्लस टर्मिनल होता है और दूसरे तरफ का नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी विद्युत बैटरी में, विद्युत सेल में दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इसके अलावा कोई तीसरा टर्मिनल नहीं होता। तो बैटरी में सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं, विद्युत बैट सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं। जितने भी विद्युत के उपकरण आते हैं सब में लगभग दो ही टर्मिनल होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन भी दिए हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, सीएनजी भी ज्वलनशील है, आप कहेंगे कि ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, आप कहेंगे एलपीजी भी ज्वलनशील है। तो भैया जब सभी ज्वलनशील हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन सही होगा, एलपीजी सही होगा, ऑक्सीजन सही होगा या सीएनजी सही होगा? तो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील होता है, उसमें आग क्या है? पकड़ लेती है। सीएनजी जो है ये भी ज्वलनशील होता है, गैस होती है। एलपीजी भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ये भी ज्वलनशील होती है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपका ज्वलनशील नहीं होता है। ऑक्सीजन आपका क्या होता है? ज्वलनशील नहीं होता है। यह सिर्फ सहायता करता है जलने में। तो समझिएगा इस बात को कि ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं होता है, ऑक्सीजन सिर्फ सहायता करता है जलने में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हुई तो आग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन या यूं कहें हवा की उपस्थिति नहीं हुई तो आग नहीं लगेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन सिर्फ सहायता दे रहा है आग को जलाने में, आग को जलाने में सिर्फ सहायता दे रहा है, न कि खुद जल रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ज्वलनशील मतलब जलने योग्य नहीं है। तो ऑक्सीजन जलता नहीं है, मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है?
तो देखिए पर्णहरित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पर्णहरित क्या होता है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में। अगर आपसे पूछा कि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पौधों में। रंग कैसा होता है? तो रंग होता है भैया इसका हरा। ठीक, इसका इसका काम क्या होता है? हरा रंग प्रदान करने का। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु याद कर लीजिए कि इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी? मैग्नीशियम धातु। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही है, ये मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगर सोना पाया जाता तो अब तक सारे पेड़ कट चुके होते। चांदी भी पाया जाता तो ऑक्सीजन के बारे में लोग नहीं सोचते, सोना चांदी काट के पेड़ से निकाल लेते। तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। तांबा भी नहीं पाया जाता। मैग्नीशियम धातु होती है जो उसके बढ़ने में, उसको मजबूती प्रदान करने में सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं कि पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, तो धातु कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। अब पर्णहरित का कार्य क्या होता है? पर्णहरित का कार्य होता है, ये सहायता प्रदान करता है, सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं पर्णहरित की सहायता से। तो पर्णहरित क्या करता है? सहायता प्रदान करता है पौधों को अपना भोजन बनाने में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न जल की भौतिक अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं पूछा है, इसका मतलब एक तो अवस्था होगी नहीं। आप जानते हैं जल ठोस रूप में भी हो सकता है, जब जल को जमा दिया जाए तो जल ठोस हो जाएगा। जल अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो जल के रूप में है, द्रव के रूप में। किस रूप में? द्रव के रूप में। अगर जल को 100 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाएगा, जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? जल गैस रूप में आ जाएगी। तो गैस, जल की कितनी अवस्थाएं? गैस भी है, ठोस भी है, द्रव भी है और ठोस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या हो जाएगी? जल ठोस अवस्था में होगी। ठीक है, तो आपका जल की कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जल की कितनी अवस्थाएं? तीनों। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान दिया है कि सोने की शुद्धता मापने का पैमाना है। तो देखिए भैया, ग्राम से क्या माप सकते हैं आप? वजन। ग्राम से क्या माप सकते हैं? वजन। लीटर से क्या माप सकते हैं? लीटर से द्रव माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? द्रव। कोई भी द्रव लीटर से आप माप सकते हैं। मीटर से लंबाई माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? लंबाई। कैरेट से, आप कैरेट से ही सोने की शुद्धता को माप सकते हैं। सोने की शुद्धता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? कैरेट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया पूरा। आप इस पूरे वीडियो के 5 सीरीज हैं, वीडियो की 5 सीरीज हैं, इन पांचों सीरीज को आप देखिए। अगर इन पांचों सीरीज के 100 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए ये नंबर है और दूसरा नंबर है 9795278327। आप इन दोनों से किसी पर व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो की जो 2019 सॉल्व पेपर है उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया ताकि आप समय रहते कभी भी देख सकें। और इस वीडियो की 5 सीरीज है, 5 वीडियो की ये एक सीरीज है और इसमें आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो या वीडियो की सीरीज पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि जो भी CHS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियो में 2018, 2017, 2015, 2013 जितने भी सीरीज़ हैं वो सारी सीरीज़ को कराई जाएंगी। 2007 से लेकर अब तक के जितनी भी एग्ज़ाम हुए हैं CHS के उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर अपलोड होंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस चीज़ को पढ़ लें। मेरा दावा है कि अगर आप 2007 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ मैं लाने जा रहा हूं अगर उसको आप देखेंगे तो 110% चांस है
कि आप CHS में क्वालिफाई हो जाएं। तो जो भी विद्यार्थी CHS में अपना जगह बनाना चाहते हैं, अपनी एक सीट रिज़र्व करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं SPCS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू। और आप हमें किसी भी समस्या के लिए इस दोनों नंबर पे, किसी नंबर पे आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए